तो आज बायोकेमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर हम लोग करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, पीएच एंड बफर। ठीक है, जो जल है उसके क्या क्या गुण हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पीएच क्या है और बफर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो जल है या जो वाटर है उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसके क्या क्या करैक्टर्स होते हैं या प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं उसकी। तो सबसे पहला गुण आता है मुख्य घटक या मेजर कंपोनेंट। ठीक है, तो जल जो है वो हमारे शरीर का मुख्य घटक है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे शरीर का, जितने भी जीव हैं, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, ठीक है, सभी के शरीर का मुख्य घटक है। ठीक है, और कुल शरीर का जो भार है वो कितना होता है, 70%। मतलब हमारे शरीर का जो कुल भार है उसका 70% किसकी वजह से होता है, जल की वजह से या वाटर की वजह से होता है। ठीक है, अगर कोशिकाओं की बात कर लें तो 70 से लेके 90% तक भाग जो है कोशिकाओं का वो किससे बना होता है, जल से बना हुआ होता है। ठीक है, अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो 70%, और अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो 90% जो भाग है कोशिका का वो जल के द्वारा बना हुआ होता है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आपने तरबूज खाया होगा, वाटरमेलन, है ना, उसके अंदर जो लाल रंग का गूदा होता है उसका, उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं उसमें 98% तक वाटर जो है या जल जो है वो पाया जाता है, क्योंकि उसमें सारा पानी ही होता है। ठीक है, तो उन कोशिकाओं के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी जो है पादपों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलो, अब जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, है ना, कोशिकाओं के अंदर लगातार रासायनिक अभिक्रियाएं या केमिकल रिएक्शंस जो है वो चलती रहती हैं। ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म या उपापचय। तो जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम कौन सा होता है, जल। तो सारी की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं कहाँ होती हैं, जल के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये है अभी पहला गुण, मुख्य घटक, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, उसके बाद दूसरा हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन बंध की। ठीक है, दूसरा गुण क्या है इसका, हाइड्रोजन बंध। अब हाइड्रोजन बंध क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जो ऊपर वाला डायग्राम है ना। तो हमें पता है कि जो जल है उसके, जो जल है उसके अंदर 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, जल के अंदर 3 परमाणु होता है। जल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, H2O। इसका मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं और 1 ऑक्सीजन परमाणु है। ठीक है, जो ऑक्सीजन परमाणु है वो कैसा होता है, विद्युत ऋणी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो ये क्या करेगा, जो बंध के इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बना हुआ है, उस बंध के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, दोनों बंधों के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, इस आकर्षण की वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पार्शियल या आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन्स हैं इनके ऊपर आंशिक रूप से क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। ठीक है, और इसका मतलब जो जल का अणु है ये क्या बन जाता है, एक द्विध्रुव बन जाता है, क्योंकि इसके 2 ध्रुव बन गए। ठीक है, कौन कौन से ध्रुव बन गए, एक तो धन ध्रुव बन गया और दूसरा ऋण ध्रुव बन गया। ठीक है, जितने भी जल के अणु हैं उन सब में ऐसा ही होता है। और हमें पता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी जो प्लस और माइनस है, उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, तो जल के अंदर भी इसी प्रकार का आकर्षण जो है वो जल के अणुओं में देखने को मिलता है, और यही आकर्षण क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध को अपने कैसे परिभाषित करेंगे, एक जल के अणु की ऑक्सीजन व दूसरे जल के अणु के हाइड्रोजन के मध्य पाया जाने वाला जो आकर्षण बल है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोजन बंध बोलेंगे। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन बंध हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो प्रत्येक जल का अणु है वो 4 अन्य अणुओं के द्वारा घिरा हुआ रहता है। तो जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो सेंटर वाला जल का अणु है ये 4 अन्य जल के अणुओं के द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, एक तो जल का अणु ये रहा, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये, और चौथा ये। ठीक है, तो प्रत्येक जल का अणु जो है वो 4 अणुओं के द्वारा घिरा हुआ है।
ठीक है। तो मैक्सिमम जो है एक जल का अणु कितने हाइड्रोजन बंध बना सकता है? 4 बंध बना सकता है, ठीक है। और ये जो 4 बंध हैं ये कहाँ पर बनते हैं? बर्फ के अंदर बनते हैं। अगर जल द्रव अवस्था में है तो उसमें 4 नहीं होंगे, 4 से कम होंगे। कितने होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। बर्फ के अंदर जो जल है, जल का अणु है वो 4 जल के अणु अन्य अणुओं के द्वारा घिरा हुआ रहता है। इसका मतलब बर्फ में प्रत्येक जल का अणु 4 हाइड्रोजन बंध बनाता है, ठीक है। जबकि अगर हम द्रवित जल की बात करें, यानी कि जब जल द्रव अवस्था में आ गया तो हाइड्रोजन बंधों की संख्या कम हो जाएगी और ये कितनी रहती है? प्रति जल अणु 2.3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन से 2.3 आया हुआ है, वैसे 2.3 ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कैलकुलेशन से जो आंसर है वो 2.3 आया हुआ है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि द्रवित अवस्था के अंदर जल में प्रति जल अणु 2.3 हाइड्रोजन बंध जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो बंध की मजबूती है, ठीक है ना, अलग अलग बंध हैं, उसमें हाइड्रोजन बंध कौन से स्थान पर आता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बंध जो है वो सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध, इन दोनों बंधों के बाद तीसरे नंबर पर सबसे मजबूत बंध है, ठीक है। तो जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, जो नीचे वाला डायग्राम है, सबसे मजबूत बंध किसमें होता है भाई? कार्बन और कार्बन के बीच में पाया जाने वाला सहसंयोजक बंध सबसे मजबूत बंध माना जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में पाया जाने वाला जो सहसंयोजक बंध है वो सबसे मजबूत बंध माना जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आयनिक बंध। तो आयनिक बंध जो है वो सहसंयोजक बंध से कमजोर होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हाइड्रोजन बंध आता है। तो हाइड्रोजन बंध आयनिक बंध से कमजोर होता है। तो हाइड्रोजन बंध सबसे कमजोर नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन बंध से कमजोर भी कुछ बंध होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? जैसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं और वंडरवाल्स बल हैं, ठीक है। ये अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे अपने, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध के बाद जो हाइड्रोजन बंध है वो तीसरा सबसे मजबूत बंध है, ठीक है। तो ये है भी हाइड्रोजन बंध। चलिए, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट गुण आता है जल का वो है पीएच। तो अगर हम शुद्ध जल की बात करें, शुद्ध जल का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी सॉल्ट उपस्थित ना हो, ठीक है ना। जैसे क्लोराइड या कार्बोनेट्स वगैरह होते हैं, अगर वो उपस्थित ना हो यानी सॉल्ट 0% हो तो ऐसा जो जल है वो क्या कहलाता है? शुद्ध जल कहलाता है। और इस शुद्ध जल की जो पीएच है वो हमेशा कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है ना। शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है? 7 होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी इसका एक गुण है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। तो हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज़ होती है? ऐसा तापमान जिस पर द्रव ठोस में परिवर्तित होता है, ठीक है ना। ऐसा तापमान जिस पर द्रव ठोस में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है, ठीक है। स्क्रीन के अंदर आपको हिमांक नहीं दिख रहा होगा, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो जल की अगर अपने बात करें तो जल जो है वो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में, ठीक है, यानी बर्फ में कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर परिवर्तित होता है तो वो उसका क्या कहलाएगा? हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो जल जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जमकर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब जो जल है उसका हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो गुण है वो है गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। अब गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है अभी? ऐसा तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देता है क्या कहलाता है? गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम जल के लिए बात करें तो बर्फ जो है वो जल में परिवर्तित होना शुरू कर देगी कब? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। इसका मतलब जो बर्फ है उसका या जो जल है उसका गलनांक कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट गुण की हम लोग बात करते हैं क्वथनांक, या इसको बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है अभी? ऐसा तापमान जिस पर कोई द्रव भाप में परिवर्तित होना शुरू कर देता है क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम जल के लिए बात करें तो हमें पता है कि जल जो है वो कितने तापमान पर उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उबलकर भाप में परिवर्तित होना शुरू कर देता है। इसका मतलब जल का क्वथनांक कितना हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। तो ये भी इसका एक गुण है। उसके बाद नेक्स्ट गुण की हम लोग बात करते हैं रंग व गंध। तो अगर हम शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल जो है वो रंगहीन होता है और उसके अंदर कोई भी गंध नहीं होती,
ठीक है। तो शुद्ध जल कैसा है अभी? रंगहीन व गंधहीन होता है। अगर जल में से कोई स्मेल आ रही है तो इसका मतलब वो शुद्ध नहीं है। अगर जल रंगीन है या उसमें धूल मिट्टी मिली हुई है तो वो शुद्ध जल नहीं रहेगा, उसका रंग जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। तो शुद्ध जल की अगर अपने बात करें तो ये कैसा होता है? रंगीन होता है और इसमें कोई भी प्रकार की गंध इसमें से नहीं आती है, तो गंधहीन भी है। उसके बाद नेक्स्ट इसका गुण है विलेयता या सॉल्युबिलिटी। तो अगर हम विलेयता की बात करें तो जल क्या है अभी? एक सर्वव्यापी विलायक है। सर्वव्यापी का मतलब ये है कि अधिकांश यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है ना, अधिकांश यौगिक जो है वो कैसे होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें जंतुओं की या पादपों की तो उनकी जो कोशिकाएं हैं उनमें जितने भी रासायनिक अवयव या यौगिक उपस्थित हैं वो सभी के सभी जल के अंदर घुलनशील होते हैं। ठीक है ना। तो वहाँ पर ये एक विलायक की तरह काम करता है, इसलिए हम लोग जल को क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी विलायक बोलते हैं। ठीक है। अब जल के अंदर कौन कौन से यौगिक घुल सकते हैं? जल के अंदर कौन कौन से यौगिक घुल सकते हैं? तो ध्रुवीय यौगिक आसानी से जल में विलय हो जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें नमक की, तो नमक कैसा है अभी? ध्रुवीय है। ध्रुवीय कैसे है? अगर अपने NaCl, नमक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaCl। तो अगर अपने NaCl को अलग अलग करेंगे तो Na के ऊपर, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और Cl, क्लोराइड के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये कैसा है? ध्रुवीय यौगिक है। तो नमक को हम लोग जल में आसानी से घोल सकते हैं या विलय कर सकते हैं, तो ये एक ध्रुवीय यौगिक है। अध्रुवीय यौगिक जो हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं या अविलेय होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तेल है ना, अपने तेल को जल के अंदर घोलना चाहें तो जल के अंदर ये घुलेगा नहीं। ठीक है ना। तो तेल कैसा है? अध्रुवीय यौगिक है, इसको हम लोग जल में घोल नहीं सकते। ठीक है। तो ये है अभी विलेयता का गुण। उसके बाद नेक्स्ट गुण इसका आता है घनत्व या डेंसिटी। ठीक है। तो जल का घनत्व कितना होता है अभी? ये होता है 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसका घनत्व होता है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर जल का घनत्व आपसे पूछा जाए कितने तापमान पर होगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। और ये कितना होता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है। अब अगर हम लोग बर्फ़ और जल की तुलना करें घनत्व को लेकर तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा? अभी जल का होगा। इसका मतलब बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है। इसीलिए जब हम एक गिलास के अंदर पानी लेकर उसमें बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं तो बर्फ़ जो है वो जल के ऊपर तैरती है, उसमें डूबती नहीं है। ठीक है ना, उसके अंदर बर्फ़ डूबती नहीं है। तो ये किस वजह से होता है? इसी वजह से होता है कि कम घनत्व की जो चीज़ है या जो वस्तु है वो अधिक घनत्व के द्रव पर हमेशा तैरती है, उसमें डूबती नहीं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लागू होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आ जाते हैं। जो नेक्स्ट गुण है वो है विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा जो है किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा जो है आपको ध्यान में रखनी है। तो उसको किस तरह से परिभाषित करेंगे? किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, जैसे जल हो सकता है या रेत हो सकती है या कोई भी अन्य पदार्थ हो सकता है, उसकी इकाई मात्रा लेनी है। इकाई मात्रा का मतलब 1 ग्राम हो सकता है या 1 किलोग्राम हो सकता है। ठीक है ना, इकाई मात्रा हमें लेनी है। उसके तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए पहले उसका तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब उसको 23 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो उसके लिए हमें कितनी ऊष्मा उस पदार्थ को देनी पड़ेगी? वो क्या कहलाएगी? उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। ठीक है, अब ये जो विशिष्ट ऊष्मा है ये एक पर्टिकुलर या एक विशिष्ट तापमान पर ही ली जाती है।
जैसे जैसे तापमान परिवर्तित होता जाता है वैसे वैसे जो विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता है वो भी परिवर्तित होती जाती है। अगर अपने जल के लिए बात करें तो जल की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। ठीक है, चलिए मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ। एक तरफ हमने जल लिया और दूसरी तरफ हमने रेत ली। ठीक है, अब जल जो है वो ना तो आसानी से गर्म होता है और ना ही आसानी से ठंडा होता है। ठीक है, जल को गर्म करने के लिए ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है और जल को ठंडा करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। दूसरी तरफ हम लोग रेत ले लें तो हमें पता है कि जो रेत है वो जल्दी से गर्म हो जाती है। तो रेत की अगर अपने बात करें या सैंड की बात करें तो सैंड जो है या रेत जो है वो आसानी से गर्म हो जाती है और आसानी से ही ठंडी हो जाती है। इसका मतलब जो रेत है उसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, किससे? जल से। अब अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, ठीक है ना, तापमान कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान प्राप्त करना चाहें तो ये कितना होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक है, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1 कैलोरी प्रति ग्राम। जबकि इसी तापमान पर अगर हम रेत की विशिष्ट ऊष्मा देखें तो ये कितनी हो जाएगी? जल से कम है, कितनी हो जाएगी? 0.33 कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये होती है विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा के बारे में आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट गुण आता है गुप्त ऊष्मा, या इसको इंग्लिश में बोल देते हैं लेटेंट हीट। तो गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट क्या होता है? इसको पहले परिभाषित कैसे कर सकते हैं? तो किसी पदार्थ की इकाई मात्रा को उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, पदार्थ लेना है हमें, कोई भी पदार्थ हो सकता है। जैसे हम लोग जल की ही बात कर लें, है ना, हमने 1 ग्राम जल ले लिया या 1 किलोग्राम जल ले लिया, है ना, उसका वेट कर लिया। अब उसको उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करना है। यानी अगर जल द्रव अवस्था में है तो उसको हम लोग बर्फ़ में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर बर्फ़ को द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर द्रव को भाप के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं, गैस अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हमें परिवर्तित करना है। तो उसके लिए जितनी ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी द्रव को या जल को, वो क्या कहलाएगी? उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। और जल की जो गुप्त ऊष्मा है उसका मान उच्च होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल के द्रवण की गुप्त ऊष्मा 79.7 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? हमें पता है कि जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर द्रव में परिवर्तित होना शुरू कर देती है। तो हमें तापमान कौन सा लेना है यहाँ पे? अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल का बर्फ़ का क्या हो रहा है? द्रव में परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? द्रवण की गुप्त ऊष्मा, है ना। बर्फ़ द्रव में परिवर्तित हो रही है तो उसको बोलेंगे द्रवण की गुप्त ऊष्मा, और इसका मान कितना होता है? 79.7 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ठीक है, चलिए अब हमने तापमान बढ़ा लिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, और हमें पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो जल है वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था के अंदर या भाप में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हम लोग क्या बोलेंगे? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि द्रव का क्या होगा? वहाँ पे वाष्पन होगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? उसका मान ध्यान में रखना है, 533 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, इसका मान कितना है? 533 कैलोरी प्रति ग्राम है। तो ये है अभी गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। तो ये भी एक गुण है जल का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट गुण की हम लोग बात करते हैं, ऊष्मा संचालन। ठीक है, ऊष्मा संचालन का मतलब क्या है? ऊष्मा का द्रव से होते हुए आगे बढ़ना। ठीक है ना, ऊष्मा का द्रव से होते हुए आगे बढ़ना। जैसे मान लीजिए सर्दियों के अंदर हम लोग नीचे ठंडा पानी डाल लेते हैं, या हम ऐसा करते हैं नीचे गर्म पानी डाल लेते हैं। ऊष्मा संचालन को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ऊष्मा संचालन, या इसको इंग्लिश में बोल देते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो सर्दियों के अंदर हमने बाल्टी के अंदर गर्म पानी डाल लिया, उसके ऊपर हमने ठंडा पानी डाल लिया,
है ना, नल का पानी जो है वो डाल दिया, बाल्टी को पूरा भर लिया, ठीक है। अब आप उसके अंदर हाथ डाल के देखोगे तो आप लोग क्या देखोगे कि ऊपर का पानी कम गर्म है। जैसे जैसे आप हाथ नीचे लेके जाते जाओगे वैसे वैसे जो पानी है वो गर्म होता जाएगा, ठीक है। तो जो ऊष्मा है वो बाल्टी के नीचे से ऊपर की ओर संचालित हो रही है ना, या ऊपर की ओर उसकी गति हो रही है। तो ये क्या कहलाता है, ऊष्मा संचालन। जैसे आप लोग बर्फ को अपने हाथ के ऊपर रखते हो, बर्फ का टुकड़ा लिया आपने, उसको हाथ के ऊपर रखा, ठीक है। तो ऊष्मा जो है आपके शरीर से, आपके शरीर का तापमान कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और बर्फ का तापमान कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम होगा, ठीक है। तो ऊष्मा जो है वो आपके शरीर से या आपके हाथ से बर्फ की ओर जाना शुरू कर देगी, ठीक है, बर्फ के टुकड़े में जाना शुरू कर देगी, जिससे होगा क्या, बर्फ पिघलना शुरू कर देगी, है ना। आपकी हथेली से क्या हो रहा है, ऊष्मा की हानि हो रही है, ठीक है। और ऊष्मा की हानि होने की वजह से आपके शरीर, आपकी हथेली का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसी वजह से आपको जो बर्फ है वो ठंडी लगेगी, ठीक है ना। तो इसको क्या बोल देते हैं अपने, ऊष्मा का संचालन। तो अगर हम जल की बात करें तो जल की ऊष्मा संचालकता जो है वो कैसी होती है, उच्च होती है, बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हाई होती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की ऊष्मा संचालकता जो है वो कितनी होती है, 0.6 होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, बाकी आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा सारा मैटर जो है। चलिए उसके बाद जल के नेक्स्ट गुण की बात करते हैं हम लोग, पृष्ठ तनाव, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। तो कोई भी द्रव है उसकी सतह जो है उसका एक तनाव होता है, उसी तरह से जल का भी पृष्ठ तनाव होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो जल है उसकी बूंद का जो निर्माण है वो किसकी वजह से होता है, पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। चलिए इसको इतने एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने टेबल के ऊपर एक तरफ जल की बूंद गिराई, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने तेल की बूंद गिराई, तो सबसे ज़्यादा फैलेगी कौन, तेल की बूंद फैल जाएगी, जबकि जो द्रव की बूंद है वो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, गोलाकार बनी रहेगी या अर्ध गोलाकार बनी रहेगी। इसका मतलब जो जल की सतह है उसका तनाव या पृष्ठ तनाव अधिक है, जबकि जो तेल की बूंद है उसका पृष्ठ तनाव कम है, जिस वजह से वो बूंद बूंद के रूप में नहीं रह पाई। तो बादलों के अंदर जो भी बूंद का निर्माण होता है, जल की बूंद का निर्माण होता है, या वर्षा में जल की बूंदों का जो निर्माण है वो किस वजह से होता है, पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। तो ये भी जल का एक गुण है, ठीक है। तो जल का पृष्ठ तनाव कैसा होता है, भी उच्च होता है। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हम लोग देखें तो जल का जो पृष्ठ तनाव है वो कितना होता है, 72 डाइन्स पर सेंटीमीटर, है ना, 72 डाइन्स पर सेंटीमीटर होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तेल की, तो तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कम होता है जल से, कितना हो जाएगा, 30 से 35 डाइन पर सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये है अभी पृष्ठ तनाव जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो अभी तक हमने जितने भी जल के गुण थे मैक्सिमम वो पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर देखते हैं पीएच, या इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। तो सबसे पहले पीएच को हम लोग किस तरह से परिभाषित करेंगे, तो पीएच क्या है, एक माध्यम में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक को पीएच कहते हैं, ठीक है। तो एक बीकर के अंदर हमारे पास एक माध्यम है, माध्यम कोई भी हो सकता है, वो जल भी हो सकता है या कोई जलीय विलयन भी हो सकता है, ठीक है। उस जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयंस की कितनी सांद्रता है ना, H+ आयंस की कितनी सांद्रता है, तो वो जो सांद्रता है वो किसको प्रदर्शित करेगी, पीएच को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। तो इसको अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए पीएच की तो आप लोग कैसे परिभाषित करोगे, एक माध्यम में H+ या हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। ऋणात्मक लघुगणक का मतलब क्या है, नेगेटिव लॉग, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला जो है वो उसी हिसाब से हो जाएगा, तो pH इज इक्वल टू -log10, ठीक है, माइनस आ गया, ऋणात्मक बोला था मैंने, -log10, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके, लॉग किसका लेना है हमें, H+ आयनों का लेना है, हाइड्रोजन आयंस का लेना है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और इसी फॉर्मूले से हम लोग किसी भी विलयन की पीएच निकाल सकते हैं अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता उपस्थित है तो। इसको हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल से भी देखेंगे। तो पीएच हमें क्या बताती है, अभी पीएच हमें ये बताती है कि एक विलयन के अंदर
हाइड्रोजन आयंस की कितनी मात्रा उपस्थित है। ठीक है, और इसको ऋणात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ऋणात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब पीएच के साथ हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता का विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध का क्या मतलब है, अगर हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता विलयन में ज़्यादा है तो उसकी पीएच कम होगी, और अगर हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता कम है तो उसकी पीएच ज़्यादा होगी। ठीक है, ये डायग्राम के अंदर ऊपर आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा, पीएच वैल्यू व्युत्क्रमानुपाती 1/H प्लस आयन सांद्रता। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल संबंध है। तो हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता अधिक होने पर पीएच का मान कम हो जाएगा, और हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता कम होने पर पीएच का मान जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी प्रास की बात करें तो कम से कम जो पीएच है वो कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, और अधिक से अधिक पीएच कितनी हो सकती है, 14 हो सकती है। ठीक है, तो इसकी प्रास क्या हो जाएगी, 0 से लेके 14 तक हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अपने प्रास के आधार पर जो विलयन है उनको 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। अगर पीएच 0 से लेकर 6.9 तक है, ठीक है ना, अगर 0 से लेके 6.9 तक है तो विलयन को क्या बोलेंगे, अम्लीय प्रकृति का है, एसिडिक नेचर का है। अगर पीएच 7 हो गई तो इस विलयन को क्या बोलेंगे, उदासीन है। ठीक है, यानी न्यूट्रल है। और अगर पीएच 7.1 से लेकर 14 तक होती है तो इस तरह का जो विलयन है वो क्या कहलाता है, क्षारीय या एल्कलाइन कहलाता है, या बेसिक कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गई प्रास। चलिए अब अपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, यदि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता, ठीक है, कितनी दे रखी है, 0.000 फिर 0001 मोल्स पर लीटर हो तो शुद्ध जल की पीएच ज्ञात करो। ठीक है, पॉइंट के बाद कितनी जीरो हैं, 6 जीरो हैं, और उसके बाद 1 लगा हुआ है, मोल्स पर लीटर। तो ये सांद्रता दे रखी है हमें, हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता दे रखी है शुद्ध जल के अंदर। अब हमें पता है कि शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। तो हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, या इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने का बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, सिंपल तरीका है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, पहले हमने हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता लिख ली 0.0000001 मोल्स पर लीटर। ठीक है, पॉइंट के बाद 6 जीरो हैं और फिर 1 है, मोल्स पर लीटर हो गए। अब पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, टोटल 7 अंक हैं, 6 तो जीरो हो गई और 1 जो है वो 7वां अंक हो गया। तो जब हम पॉइंट को हटाते हैं तो इसको बट्टे की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पॉइंट के बाद 7 अंक हैं, तो इसका मतलब 1 के बाद हम लोग कितने जीरो लगाएंगे, 7 जीरो लगाएंगे। तो 1 बटे हमने 1 के साथ 7 जीरो लगा दी, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात -7। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता कितनी लिख सकते हैं, 10 की घात -7 मोल्स पर लीटर। चलिए अब हम पीएच का फॉर्मूला लिखते हैं। पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू -log10 H प्लस। ठीक है, H प्लस की वैल्यू हमें पता है 10 की घात -7 है, तो हम लोग H प्लस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पी एच इज इक्वल टू -log10 10 की घात -7। ठीक है, 10 की घात -7 हो गया। अब ये जो -7 है ये आगे आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की घात -7 जो है, जब अपने लॉग को सॉल्व करेंगे, log10 को सॉल्व करेंगे, तो 10 की घात -7 जो है, इसमें से जो -7 है वो आगे आ जाएगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको पी एच इज इक्वल टू माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर -7 आगे आ गया, फिर मल्टीप्लाई में क्या है, log बेस 10 और 10 है ना, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो पी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +7 आ गया, मल्टीप्लाई में log बेस 10 का जो मान है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 7 को अपने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से शुद्ध जल की जो पीएच है वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इस तरह से आपको कोई भी विलयन दिया जा सकता है, उस विलयन के अंदर आपको हाइड्रोजन आयंस की जो सांद्रता है वो दी जा सकती है, और आपको पीएच निकालने के लिए बोल सकते हैं। तो तरीका ये है, ठीक है ना।
चलिए, उसके बाद लास्ट टॉपिक जो अपना इससे रिलेटेड है वो है बफर। ठीक है, तो बफर को हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? तो बफर क्या है अभी? ऐसा विलयन जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार डालने पर अपनी पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है, क्या कहलाता है अभी? बफर कहलाता है। ठीक है, इसको अपने एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास बीकर के अंदर एक विलयन है। ठीक है, उस विलयन का जो पीएच है वो कितना है? मान लीजिए 6.4 है। ठीक है ना, कितना है? 6.4 है। अब हमने क्या किया, इस विलयन के अंदर अल्प मात्रा में, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा में HCl मिला दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से हमने विलयन का पीएच चेक किया, तो विलयन का पीएच कितना मिला हमें? 6.4। अब हमने क्या किया, थोड़ी सी मात्रा में इसमें NaOH मिला दिया। NaOH क्या है? क्षार है। ठीक है, उसके बाद फिर से हमने इसका पीएच चेक किया, तो पीएच कितना आएगा? 6.4 आएगा। इसका मतलब इस विलयन का जो पीएच है वो 6.4 पर स्थिर है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो विलयन है वो क्या कहलाएगा? बफर कहलाएगा। तो बफर विलयन जो है इसकी पीएच में परिवर्तन नहीं होता है, इसकी पीएच स्थिर बनी रहती है। लेकिन हम लोग जो अम्ल या क्षार मिला रहे हैं वो अल्प मात्रा में डालना है। अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो फिर पीएच चेंज जरूर हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 100 ml हमारे पास विलयन है, तो हम लोग 1 या 2 ml ही क्षार या अम्ल डालेंगे। अगर हमने 50 ml या 60 ml अम्ल या क्षार डाल दिया फिर तो सारे का सारा सॉल्यूशन ही चेंज हो जाएगा, उसकी पीएच वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो क्षार या अम्ल डालना है वो हमेशा अल्प मात्रा में ही डालना है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग बफर को बनाना चाहते हैं, बफर विलयन का निर्माण करना चाहते हैं, तो किस तरह से करेंगे? तो उसके लिए 3 तरीके हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला तरीका क्या है, हम लोग दुर्बल अम्ल और इसके लवण को मिश्रित कर दें। ठीक है, दुर्बल अम्ल, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, एसिटिक अम्ल है ना, इसका नाम आपने सुना होगा। इसका फॉर्मूला क्या है? CH3COOH है ना, इसको क्या बोल देते हैं? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल क्या है भाई? एक दुर्बल अम्ल है। अब इसका लवण भी लेना है हमें, तो लवण कौन सा लेंगे? सोडियम सॉल्ट ले लेंगे। तो क्या लेंगे? सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3COONA। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल प्लस सोडियम एसीटेट, इन दोनों को अगर हम मिश्रित कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? बफर सॉल्यूशन बन जाता है। और ये बफर सॉल्यूशन कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा, यानी इसकी जो पीएच है वो अम्लीय होगी, क्योंकि अम्ल ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है? दुर्बल क्षार और इसके अम्ल को मिश्रित कर दें। अब दुर्बल क्षार कौन सा होता है भाई? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का नाम आपने सुना है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है, और इसका लवण भी लेना है। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका लवण बनाएं, अगर हम क्लोराइड के साथ बना सकते हैं तो अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? इसका लवण हो जाएगा। तो अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ मिश्रित कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? बफर बन जाएगा। अब ये जो बफर है वो कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा, यानी कि इसकी जो पीएच है वो कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति की होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्षार ले रहे हैं। चलिए, तो ये है दूसरा तरीका। उसके बाद तीसरा तरीका क्या है? दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार को मिश्रित करते हैं अगर हम, तो भी हमारे पास बफर विलयन प्राप्त हो जाएगा। दुर्बल अम्ल मैंने आपको अभी बताया एसिटिक अम्ल, दुर्बल क्षार मैंने आपको अभी बताया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक अम्ल को मिश्रित कर देते हैं तो बफर विलयन जो है वो बन जाता है। ठीक है, इसकी जो पीएच है वो न्यूट्रल के ज़्यादा पास होगी। ठीक है, 7 के आसपास होगी, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, तो 7 के आसपास इसकी पीएच रहेगी, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों ही इसमें यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोग बफर विलयन का निर्माण कर सकते हैं। जैविक तंत्रों या बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर 2 महत्वपूर्ण रासायनिक बफर जो हैं वो पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो बफर हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये 2 तरह के बफर हैं जो हमारे शरीर के अंदर हैं। कहाँ कहाँ पर होते हैं ये हम लोग बात करेंगे अभी। तो इन 2 बफर्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, बाइकार्बोनेट बफर और दूसरा है फॉस्फेट बफर। ठीक है, बाइकार्बोनेट बफर और फॉस्फेट बफर। तो सबसे पहले बाइकार्बोनेट बफर की बात करते हैं हम लोग। तो बाइकार्बोनेट बफर कैसे बनता है भाई? बाइकार्बोनेट बफर बनता है कार्बोनिक अम्ल,
ठीक है। H2CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल। वह बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस कौन से होते हैं? HCO3 नेगेटिव, इसको बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं। इन दोनों के मिश्रण से बफर का निर्माण होता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। अब ये बफर जो है वो कहाँ उपस्थित होता है? तो हमारा जो ब्लड है, जो रक्त है, उसके अंदर होता है। और ECF है ना, ECF क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी ऐसा फ्लूइड या द्रव जो कोशिका के बाहर पाया जाता है, क्या कहलाता है? ECF कहलाता है। तो रक्त और ECF की जो pH है वो कितनी होती है? 7.4 होती है। और ये 7.4 पर ही स्थिर बनी रहती है। किस वजह से? बाइकार्बोनेट बफर की वजह से, ठीक है। तो ये है अभी बाइकार्बोनेट बफर। उसके बाद दूसरा जो बफर है वो है फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट बफर कहाँ होता है? हमारी कोशिकाओं के अंदर होता है, ठीक है ना। कोशिकाओं के अंदर जो बफर है वो कौन सा होता है? फॉस्फेट बफर होता है। अब फॉस्फेट बफर कैसे बनता है? तो दो तरह के फॉस्फेट आयंस के मिलने से, दो तरह के फॉस्फेट आयंस जो हैं वो हमारी कोशिकाओं के अंदर उपस्थित हैं, उनके मिश्रण से क्या बनता है? फॉस्फेट बफर बनता है। तो ये फॉस्फेट आयंस कौन कौन से हैं अभी? HPO4 डाई नेगेटिव व H2PO4 नेगेटिव। तो ये दोनों अलग अलग फॉस्फेट आयंस हैं। इन दोनों के मिश्रण से क्या बन रहा है? फॉस्फेट बफर बन रहा है। अब जो pH है वो कितनी बना के रखता है? ये 6.86। तो हमारी कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसकी pH को 6.86 पर स्थिर बनाए रखने का ये कार्य करता है, ठीक है। और कोशिका के अंदर ये ज़्यादा सक्रिय होता है और बाहर जो है ये इतना काम नहीं कर पाता जितना कि कोशिका के अंदर करता है। अब अगर हम अपने अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन्स भी ऐसी हैं जो pH को स्थिर बनाए रखने का कार्य करती हैं। अब इन प्रोटीन्स का नाम आपको ध्यान में रखना है। एक तो होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है, और दूसरी है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स जो हैं ये भी pH को स्थिर बनाए रखने का कार्य करते हैं। इसका मतलब इनका भी बफर सॉल्यूशन के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये है अभी अपना आज का लेक्चर।